हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में स्टडी करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का भाग है। जैसा कि आप जानते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भाग थे और जो यह प्रायद्वीपीय पठार है गोंडवाना लैंड का भाग है जो आर्कियन काल की चट्टानों का बना हुआ है। यह मुख्यतः त्रिभुजाकार है। इसकी आकृति उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर एवं पूर्व पश्चिम दिशा में इसकी चौड़ाई 1400 किलोमीटर है। यहाँ स्क्रीन पर आप भारतीय प्रायद्वीप का एक मानचित्र देख पा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वह पठारों का पठार है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत से छोटे छोटे पठार सम्मिलित हैं। हम लोग इस छोटे छोटे पठारों को अलग से स्टडी करेंगे। नर्मदा और ताप्ती की नदी घाटियों ने या भ्रंश घाटियों ने सबसे पहले इस पठार को दो स्पष्ट भागों में विभाजित किया है, जिसको कि हम भली प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। पहला भाग को हम मध्यवर्ती उच्च भूमि के रूप में जानते हैं, दूसरे भाग को हम दक्कन का पठार या दक्षिण के पठार के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ मध्यवर्ती उच्च भूमि की बात करेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत अरावली श्रेणी, पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार को सम्मिलित कर सकते हैं। आप मैप में देख पा रहे होंगे अरावली श्रेणी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरावली श्रेणी कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो यह गुजरात राज्य के पालनपुर जगह से स्टार्ट होकर के राजस्थान के अंदर से होते हुए दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। दिल्ली के निकट जब पहुंचती है तो वहाँ पर रायसीना की पहाड़ियाँ या रायसीना की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यह जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं सबसे प्राचीन बलित पर्वत के मुख्य उदाहरण हैं। ये मुख्यतः पूरा कैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट, नीस तथा सिस्ट शैलों से निर्मित हैं। इस श्रेणी का जो अरावली श्रेणी है इसका सबसे जो है सर्वोच्च शिखर जो है गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर के आसपास है। अरावली श्रेणी मुख्यतः जल विभाजक का कार्य करती है। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो इसके पश्चिम की तरफ माही और लूनी नदियाँ निकलती हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, जबकि पूर्व की ओर मुख्यतः प्रमुख जो नदी है वो बनास है, जो चंबल की एक मुख्य सहायक नदी है। इसके बाद हम लोग मालवा के पठार के बारे में देखते हैं। मालवा का पठार मुख्यतः अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य श्रृंखला के मध्य में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे होंगे, मालवा का पठार अत्यंत उपजाऊ काली मिट्टी का संप्राय मैदान है, जो कि अपने गेहूं और चना के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात यहाँ पर उच्च गुणवत्ता की गेहूं और चना पैदा होती हैं। सोयाबीन की फसलें यहाँ अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं, फिर भी लेकिन यहाँ गेहूं और चना काफ़ी फेमस है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली द्वारा, दक्षिणी सीमा विंध्यन द्वारा, पूर्वी सीमा बुंदेलखंड के पठार द्वारा और पश्चिमी सीमा राजस्थान के मरुस्थल द्वारा निर्धारित होती है। इस पठार के अधिकतर भागों को मध्य उच्च भूमि की संज्ञा प्रदान की गई है। इसकी जो लंबाई है वो 530 किलोमीटर और चौड़ाई 390 किलोमीटर के आसपास है। इसका ढाल गंगा की घाटी की ओर है। बेतवा, पार्वती, नीवज, काली, सिंध, चंबल, केन आज नदियां यहाँ प्रभावित होती हैं, जो आगे चल के यमुना में मिल जाती हैं। मालवा के पठार की आप जब चंबल वाले खंड में जाएंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण हुआ है। यह जो बीहड़ बना है वह गली अपर्दन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ पर जो है गली अपर्दन ने जो उपजाऊ मिट्टी है उसको पूरी तरीके से हटा दिया है और उस पूरे पठारी क्षेत्र को एक बीहड़ के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि दूर से देखने में या पास से ही आप जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे पहाड़ी टाइप, टीले टाइप की नुमा का आकार हो गया है और एग्रीकल्चर या खेती करने के लिए वह अनुपयुक्त हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड और विंध्याचल पठार की। तो ये जो पठार हैं ये भाग हैं किसका? ये भाग हैं मालवा पठार का ही। ये जो पठार हैं
यह उत्तरी पूर्वी सीमा मालवा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग कह सकते हैं, उत्तरी पूर्वी भाग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े बीहड़ मिलते हैं आपको, और यहाँ ज़मीन अनुपजाऊ प्रकार की है। अब हम लोग छोटा नागपुर पठार के बारे में देखते हैं। छोटा नागपुर का पठार यह बहुत ही फेमस है, क्योंकि इस पठार को हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से जानते हैं। खनिज पदार्थों में अत्यधिक धनी होने के कारण इसको जो है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स की उपमा दी गई है। या भारत का रूर प्रदेश के नाम से भी ये फेमस है। जैसे आप जानते हैं कि रूर प्रदेश जर्मनी में फेमस है, वहाँ पर बहुत सारे जो है इस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भारत में छोटा नागपुर का पठार फेमस है। यह पठार जो है वह मध्य उच्च भूमि का भाग है, जो पश्चिम बंगाल की पूर्णिया, झारखंड राज्य में पलामू, धनबाद, गया, हजारीबाग, संथाल परगना और रांची जिलों में 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत है। इसमें मुख्यतः महानदी, सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर आदि नदियाँ हैं। तो यह पठार अत्यंत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। अब हम लोग मेघालय पठार की बात करते हैं। मैंने यहाँ अलग से जोड़ दिया है क्योंकि इस मैप में ज़्यादा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वह मेघालय पठार का ही भाग हैं। अब ये जो मेघालय पठार है ये मालदा गैप द्वारा भारतीय प्रायद्वीप से अलग हो गया है। और आप ये ध्यान देंगे, यहाँ पाएंगे कि यह एक समतल मैदान की तरह दिखाई देता है यह पठार। और इसमें छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, जिसमें मुख्य जो फेमस पहाड़ी है वह गारो, खासी और जयंतिया हैं। इसका क्रम है गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया हैं, जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर का भी काम करती हैं। आपको पता देख रहे होंगे यहाँ आप, बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ मैप में ही देख रहे होंगे। यहाँ गारो, खासी, जयंतिया बॉर्डर की तरह काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह काम कर रही हैं। और आगे आप जाएंगे तो पूर्व में मिकिर की पहाड़ियाँ भी देखेंगे। तो ये जो है देखने में ऐसा लगता है कि यह पार्ट नहीं है हमारे जो ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो हमारा ये पठार है इस पठार का पार्ट नहीं है, लेकिन ये पार्ट है, केवल ये मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया है। तो हम इसको याद रखेंगे दिमाग में कि ये पार्ट है। और क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं समतल प्राय मैदान की तरह दिखाई देता है, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी यहाँ उपलब्ध हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कि मालदा गैप द्वारा पृथक क्या हुआ है, तो मेघालय पठार मालदा गैप द्वारा भारत के प्रायद्वीपीय पठार से पृथक हुआ है। यहाँ पर एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है जिसके बारे में मैं यहाँ डिस्कशन करना चाहूँगा। कभी कभी पूछ लेता है कि सतपुड़ा, विंध्याचल और पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं। तो ये ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। और जबकि जो अरावली पर्वत है वह जो है वलिद पर्वत का, और पूर्वी घाट भी वलिद पर्वत का उदाहरण है। तो इसको आप दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग दक्कन के पठार की बात करते हैं, द डेक्कन प्लेट्यू की। यह त्रिभुजाकार पठार है। यहाँ पर मैंने एक मैप अटैच कर दिया है बगल में, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। यह मुख्यतः सतपुड़ा, मैकाल, राजमहल की पहाड़ियों, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के मध्य में फैला हुआ 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे है। इसकी ऊंचाई 500 से 1000 मीटर के आसपास है। अधिकांश इसका भाग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक व तमिलनाडु राज्य में है। और यहाँ पर जो लावा निक्षेप है इसकी गहराई अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। विद्वानों का ये मानना है कि यहाँ पर जब दरारी लावा उद्भेद हुआ और बहुत ही मोटी परत के रूप में यहाँ लावा जमता चला गया, और इसकी परत की मोटाई लगभग 2000 मीटर के आसपास तक मानी गई है। मुख्य रूप से यहाँ ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, चूना प्रधान चट्टानें हैं, कुछ मात्रा में क्वार्टजाइट है, और इन चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इनके अपरदन के फलस्वरूप इस मैदान में कहीं कहीं काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और यह जो काली मिट्टी है वह अत्यंत उपजाऊ है, कपास के लिए बहुत ही अच्छी है। इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। आप लोग मृदा वाले खंड में इसको पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा दंडकारण्य के बारे में जान लेते हैं। आप भगवान राम से ये कनेक्ट होने के कारण थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा का मुख्यतः कालाहांडी क्षेत्र, कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ में बस्तर, आंध्र प्रदेश और श्रीकाकुलम ये ज़िला है आंध्र प्रदेश का, विशाखापट्टनम, काकुलम, वहाँ यह इसका मुख्य रूप से विस्तार है। यह 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
एक विषम पठार है। इसको मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक दंडकारण्य उच्च भूमि और दंडकारण्य घाट के रूप में। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी जिले से नक्सलवाद के आरंभ होने के पश्चात दंडकारण्य एक नक्सलवादियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में माना गया था, क्योंकि यह बहुत ही दुर्गम यहाँ वन्य क्षेत्र हैं, या दुर्गम इसकी कह सकते हैं भौगोलिक स्थिति होने के कारण एक उनके लिए एक सुगम शरण स्थली थी। तो इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा। अब हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ आप मैप में देख पा रहे हैं पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है, और अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो यह ताप्ती के मुहाने से लेकर के कुमारी अंतरीण तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है, और हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है भारत की। हिमालय 2400 के आसपास है, यह 1600 के आसपास है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 1200 मीटर के आसपास है। हिमालय के 6000 मीटर के आसपास है। तो समांतर पश्चिमी घाट जो उत्तर की तरफ है वो 50 किलोमीटर एवं दक्षिण की साइड में 65 से 80 किलोमीटर चौड़े हैं, अर्थात उत्तर की तरफ सकरे हैं और दक्षिण की तरफ ज़्यादा चौड़े हैं। और यह वास्तविक पर्वत श्रेणियाँ नहीं हैं, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार है। और यह एक घोतक हैं कि जो अफ्रीका अंगारलैंड का ही पार्ट था, ये आप जानते हैं, दक्षिण का पठार, और अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। जब वो अफ्रीका से टूटा तो उसी समय यह भ्रंश कगार उत्पन्न हुई, और इसी को दिखाते हुए आज दक्षिण के जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ आप मैप में देख पा रहे होंगे कि नीलगिरी एक पर्वत ग्रंथ के रूप में दिखाई गई है, और यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में आकर के मिलते हैं। इसका सर्वोच्च शिखर दोडा बेट्टा है, जिसकी की कुल ऊंचाई 2637 मीटर है, और दक्षिण भारत का यह दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अनायमुडी है, जिसकी की ऊंचाई 2695 मीटर है। यहाँ पर मैंने एक और मैप इम्पोज कर दिया है, जिसमें आप बहुत ही क्लियरली देख पा रहे हो अनायमुडी और डोडा बेट्टा कहाँ पर सिचुएटेड है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी उसकी पोजीशन को देखने में, किस जगह पर यह स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों के अंतर्गत ही सबसे फेमस जो पर्यटक स्थल है दक्षिण भारत का, ऊटक मंडक या ऊटी जिसको कहते हैं, वो पाया जाता है। और इसी के दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियों के पालघाट दर्रा पाया जाता है, जो कि तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। अब हम लोग पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ मैप में दिखाई दे रहा है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा काफ़ी कटा फटा है, क्योंकि यहाँ पर नदियों ने इसे बहुत विच्छेदित कर दिया है, और यह एक अलग अलग पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। कुल इसकी जो लंबाई है दक्षिण पश्चिम दिशा में 1300 किलोमीटर के आसपास ये फैली हुई है। नीलगिरी पहाड़ियों तथा पूर्वी घाट का विस्तार इसमें सम्मिलित कर सकते हैं हम। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 615 मीटर के आसपास है, और औसत चौड़ाई उत्तर में 190 किलोमीटर के आसपास है तथा दक्षिण में 75 किलोमीटर के आसपास है। तो इस पहाड़ियों में मुख्यतः कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी, पालकोंडा, नल्लामलाई, शिवराय पहाड़ियाँ, जवादी, ये मुख्य पहाड़ियाँ हैं जो कि हम पूर्वी घाट में सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ आप पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ एक तरफ से देख पा रहे होंगे। ये शिवराय पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है, जवाड़ी पहाड़ी है। तो इसका सर्वोच्च शिखर जहाँ तक बात आती है तो वह महेंद्रगिरी है, जिसकी की कुल ऊंचाई 1501 मीटर है। यह फैक्ट थोड़ा सा विवादास्पद है। NCERT क्लास 9th का आप अगर बुक लेंगे, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 के नाम से है, तो उसमें आप पाएंगे कि यहाँ दिया गया है जो ईस्टर्न घाट है या पूर्वी घाट है, उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वह महेंद्रगिरी है। जबकि कहीं कहीं बुकों में कुछ अलग फैक्ट दिया गया है। जैसे अगर आप SK ओझा की बुक लेंगे तो वहाँ पर फैक्ट तो कुछ अलग दिया गया है, शायद वहाँ विशाखापट्टनम करके दिया गया है कोई चोटी का नाम। बट क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, हमें NCERT को ही बेस मान के चलना पड़ता है, तो हम मानेंगे कि महेंद्रगिरी ही सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों में ही चंदन के बहुमूल वृक्ष पाए जाते हैं, जो मलयागिरी श्रेणी में पाए जाते हैं, मुख्यतः कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच में जो फैला हुआ है। साथ ही साथ इसमें सागवान के वृक्ष भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यह जो पहाड़ियाँ हैं वह इस प्रकार की लकड़ियों के लिए काफ़ी फेमस हैं, इस बात को भी आप दिमाग में रखिएगा।
तो इसी के साथ हम ये दक्षिण भारत या जो पेनिनसुला इंडिया है इसको समाप्त करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, इससे लगता है कुछ आपको हेल्प हो रही है, तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।